हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि क्या सिंबल कहाँ से आया, सिंबल का यूज़ कैसे करते हैं, और वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड कहाँ से आया, और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे बनाते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है। तो आज हम लोग फिर पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर और केमिकल फार्मूला क्या होता है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड नॉट ओनली सेव टाइम, स्पेस एंड एनर्जी बट ऑल्सो गिव ए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग बनाना सीखे, तो ये ना केवल हमारा टाइम को सेव किया बल्कि स्पेस और एनर्जी को भी सेव किया है, और हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस भी दिया है, जैसे कि इट रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। ये रिप्रेजेंट करता है एक ही मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को। पॉइंट नंबर 2, द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट, द रेशियो मतलब द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट मतलब कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, द रेशियो इन विच द एटम आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स, और जो रेशियो प्रेजेंट है उस एटम में वो सब वन मॉलिक्यूल्स है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड इफ द एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स इज नोन। अगर हम लोग एटॉमिक मास एक कंपाउंड का जान जाएंगे तो वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। So example, molecules of sulfur dioxide is represented by the formula SO2। जैसे molecules of sulfur dioxide को रिप्रेजेंट किया जाता है एक फॉर्मूला के साथ SO2। सो SO2 क्या किया, एक टाइम भी सेव किया, एनर्जी भी सेव किया, और स्पेस भी कम लगा। सल्फर डाइऑक्साइड में लिखने में बड़ा होता है और SO2 लिखने में काफ़ी छोटा होता है। सो द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स आर सल्फर एंड ऑक्सीजन। जो सल्फर डाइऑक्साइड में एलिमेंट था वो दो एलिमेंट था, पहला सल्फर था और दूसरा ऑक्सीजन था। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्सिस्ट ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर, और वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में क्या था, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर था और टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन था, इसीलिए वो SO2 बना। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। Molecular mass of sulfur dioxide obtained by adding the mass of each atom of sulfur and oxygen। तो molecular mass of sulfur को ऑब्टेन किया जा सकता है by adding mass of each atom of sulfur। क्या ऐड करने से, mass of each atom of sulfur and oxygen का mass को ऐड करने से। जैसे कि it is फाउंड दैट एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर का 32 होता है, क्योंकि ये 16 घर में आता है, सल्फर 16 में आता है, तो 16 इंटू 2 एटॉमिक मास निकल गया 32। एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 8, और ऑक्सीजन का 8 आता है, क्योंकि ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में 8 घर में आता है, तो 8 इंटू 2 दैट इज 16। देयरफॉर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसीलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या क्या होगा, 16 प्लस 32, 16 प्लस 32, 16 प्लस 32 प्लस 2, क्योंकि ऑक्सीजन का दो है, इंटू 16 इज इक्वल टू 64 AMU। ओके, now atomic mass, the mass of atoms is called its atomic mass। so the मास ऑफ एटम का जो मास होता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। सिंस एन एटम्स इज़ वेरी स्मॉल, एटम जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर इट मास, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम लोग उसका मास निकाल सकें इन ग्राम में। therefore mass of light atom like that of oxygens, like that of hydrogen, or 1/12 of the mass of carbon, or 1/16 of the mass of oxygen is taken as a standard unit। so ये पॉसिबल नहीं है कि एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में निकालें, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन का 1/12 मास लेते हैं, या फिर कार्बन का 1/16 मास लेते हैं। ऑक्सीजन इज टेकन, या फिर मास, सॉरी, therefore the mass of the light atom like hydrogen
और हाइड्रोजन को मास लिया जाता है, या फिर 1/12 मास ऑफ कार्बन का 1/12 भाग को लिया जाता है, या फिर ऑक्सीजन का 1/16 भाग को लिया जाता है एज ए स्टैंडर्ड यूनिट टू यूनिट विच मेजर ऑफ एन एटम्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट इज कंपेयर्ड, ताकि हम लोग मेजर कर सके अदर एलिमेंट को। कार्बन इज द मोस्ट suitable and most widely accepted standard unit for the measurement of atomic mass. So कार्बन का जो 1/12 था कार्बन का, सो ये हम लोगों को यही लेते हैं एज ए स्टैंडर्ड यूनिट मेज़र करने के लिए एटॉमिक मास को। सो दिस इज नॉन एज एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन का 1/12 भाग। और AMU एटॉमिक मास इज ऑल्सो नॉन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, सिंस इट इज डिटरमाइंड फॉर एन एटम बाय कंपेयरिंग इट विद एन स्टैंडर्ड यूनिट। नोट, एटॉमिक मास कैन बी होल नंबर और फ्रैक्शंस एज इट इज द एवरेज मास टेकन फ्रॉम द डिफरेंट आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर होल नंबर भी हो सकता है या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि उसका एवरेज मास लिया जाता है और डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट का लिया जाता है, कंपेयर करते हैं टू स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं। यूजुअली वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ राउंडिंग दैम ऑफ अकॉर्डिंग, और हम लोग क्या करते हैं उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। इन टेबल 5.8 यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, दैट इज 5.8 टेबल। द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 22.99, सो एटॉमिक मास लिया गया है सोडियम का तो 22.99 विच इज़ टेकन एज 23, इसलिए इसको राउंड ऑफ करके 23 ले लेते हैं। सो एटॉमिक मास ऑफ के पोटाशियम, तो एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम का लिया गया है 39, क्लोरीन का 35.5 एंड सो ऑन। सो ऐसे आप टेबल देख सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 6.9, तो राउंड ऑफ करके उसका 7 किया जाता है। बर्लियम का 9, बोरोन का 10.81, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20.18, सोडियम का 22.99, इसको राउंड ऑफ करके 23 लिया जाता है। मैग्नीशियम का 24.31, एल्युमिनियम का 26.98 एंड सो वन। इसी तरह यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है। नाउ केमिकल इक्वेशंस। ए केमिकल इक्वेशंस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस करना होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का, उसको सिंबल और फार्मूला का यूज़ करके, एंड फार्मूला ऑफ दैट सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो फार्मूला या फिर एलिमेंट उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसका उसी का सिंबल यूज़ करके हम लोग केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं। द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल एंड विच रिएक्ट विथ वन अनदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट करते हैं, एंड द सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट, और जो सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट हमेशा इधर लिखा जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट एरो देके प्रोडक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोयल इन एयर इज ए केमिकल रिएक्शंस है। सो बर्निंग ऑफ कोयल क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। इन विच ए न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। जैसे कि कोयल जब बर्न होता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो इसका रिएक्शन देखेंगे। दिस रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंट बाय आइदर ए वर्ड इक्वेशंस और ए केमिकल इक्वेशन। तो यही इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है आइदर वर्ड इक्वेशंस में या फिर केमिकल इक्वेशंस में, यूजिंग फार्मूला और सिंबल, या फिर फार्मूला का यूज़ किया जाता है या फिर सिंबल का। जैसे कि कार्बन का शॉर्ट में C लिखा गया है, ऑक्सीजन का O2 लिखा गया है। दोनों को हीट दे के रिएक्ट किया तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बना। सो इसमें काफ़ी स्पेस लिया है और इसीलिए हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं ताकि कम स्पेस ले। इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन और इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इन फैक्ट ए केमिकल इक्वेशंस इज अ शॉर्ट हैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशंस क्या हुआ? शॉर्ट हैंड हो गया डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट हैंड में ही हम लोग बहुत कुछ बता दिए कि कार्बन है, ये है, ऑक्सीजन ये है, रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना। इट सेव स्पेस टाइम एनर्जी।
द स्टेप इन्वॉल्व इन राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे कुछ स्टेप है जो इन्वॉल्व करते हैं केमिकल इक्वेशंस को लिखने में। नंबर 1, राइटिंग द सिंबल और द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट लिखा गया लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद प्रोडक्ट लिखा गया है विथ एन प्लस साइन, और रिएक्टेंट को हमेशा प्लस साइन बीच में दिया जाता है बिटवीन देम इफ़ मोर देन 1, और अगर एक से ज़्यादा सिंबल हो गया तो उसमें प्लस साइन ऐड किया जाता है। राइटिंग द सिंबल ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है विथ अ साइन बिटवीन दैम, और इसमें भी साइन लगाया जाता है, प्लस साइन लगाया जाता है अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है तो। पुट द साइन ऑफ एरो इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट के बीच हमेशा एरो साइन होना चाहिए। Represent the reactant and the product in their molecular form because atomic form are usually neither stable nor capable of independent existence। सो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट को मॉलिकुलर फॉर्म में, क्योंकि एटॉमिक फार्मूला जो होता है यूजुअली वो नाइदर स्टेबल होता है नॉर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो स्टेबल तो होता नहीं है, इसीलिए हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला का फॉर्म का यूज़ करते हैं। Now consider the following chemical reactions. Number 1, reactions of lead monoxide with carbon to form lead and carbon monoxide. So अगर हम लोग लीड मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे कार्बन के साथ तो वो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो यहाँ पे लीड मोनोऑक्साइड यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन, इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। सो PbO कार्बन का C लिया है, लीड का Pb, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO हो गया। सो यहाँ पे प्लस साइन दिया गया है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड भी प्लस साइन दिया गया है, और बीच में एरो दिया गया है। रिएक्शंस बिटवीन आयरन एंड सल्फर टू प्रोड्यूस आयरन टू सल्फाइड ऑन हीटिंग। अब आयरन प्लस सल्फर को हीट करने के बाद आयरन टू सल्फाइड बना, तो आयरन का Fe लिया गया और सल्फर का S लिया गया, इसको हीट देने के बाद FeS आयरन सल्फाइड बना। सो यहाँ पे एरो देना बहुत ज़रूरी है, और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट साइड हो तो उसमें प्लस का साइन देना भी बहुत ज़रूरी है। अब नंबर 3, रिएक्शंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। जैसे कि वाटर के साथ अगर रिएक्ट करा कार्बन डाइऑक्साइड तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। वाटर का फॉर्मूला आप जानते हैं H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ये दोनों रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, जैसे कि H2CO3। इसका नंबर 4 है रिएक्शंस बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। अब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO और वाटर का H2O, जब वो रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना Ca। अब यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया गया OH ट्वाइस, और यहाँ पे आप H2O भी लिख सकते। You will notice that the total number of atoms on the reactant side as well as the product side are equal। तो हम लोग जितना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वेशन देखे सब में देखेगी टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में जितना भी नंबर ऑफ एटम है वही इक्वल है प्रोडक्ट साइड में भी। रिएक्टेंट साइड में जितना भी एटम है वो सारा इक्वल है प्रोडक्ट साइड में भी, और इसी इक्वेशन को कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब ये दोनों बैलेंस है। नाउ कंसीडर द रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब हम लोग एक नया रिएक्शंस लेंगे, दैट इज हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन को, टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए। जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ H2Cl, तो वर्ड इक्वेशंस है ये स्क्लिंटन इक्वेशंस है HCl। अब स्क्लिंटन इक्वेशंस क्या होता है कि ये बैलेंस नहीं हुआ। वी कैनॉट राइट द इक्वेशंस एज H प्लस Cl इज इक्वल टू HCl because H and Cl represent the atom of hydrogen and chlorine, क्योंकि हाइड्रोजन H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को और क्लोरीन रिप्रेजेंट करता है Cl रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन को, विच हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि इंडिपेंडेंट वो लोग नहीं रह सकता। हाइड्रोजन क्लोराइड इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, इसीलिए द टू रिएक्टेंट शुड बी रिटन एज H2 and Cl2, इसीलिए ये दोनों को H2 and Cl2 में ही लिखा जाता है।
इन देयर मॉलिकुलर फॉर्म में H2 और Cl2 लिखा जाता है। Molecules have independent existence. In this reaction, the number of hydrogen and chlorine atoms on the left hand side are not equal. जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, टू द नंबर ऑफ राइट हैंड साइड से ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। इसी तरह रिएक्शंस को कहते हैं स्क्लिंटन रिएक्शंस, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। सच एन इक्वेशंस इज अनबैलेंस्ड वन, एंड यही सब रिएक्शंस को अनबैलेंस्ड रिएक्शंस को ही स्क्लिंटन इक्वेशंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल दिया हुआ है स्क्लिंटन रिएक्शंस का, जैसे कि H2 + O2 H2O, Mg + O2 तो MgO, H2 + N2 + H2 NH3, Na + Cl2 तो NaCl। रिमेंबर ऑल द केमिकल इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस्ड, तो सारे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ऑफ मास को फॉलो करने के लिए सारे इक्वेशंस को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मैटर को ना हम लोग बना सकते हैं और ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सो द नीड ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, तो नीड क्यों हुआ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, तो केमिकल इक्वेशंस नीड टू बी बैलेंस so as to make the number of atoms of the reactant equal to the number of the atom of the product। तो हम लोग बैलेंस इसलिए करना पड़ता है ताकि वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल हो जाए। दिस इज बिकॉज द केमिकल रिएक्शंस इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, इसलिए क्योंकि केमिकल रिएक्शंस क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम का ही रीअरेंजमेंट किया हुआ है। एन एटम देमसेल्व्स आर नाइदर क्रिएटेड इन नॉट डिस्ट्रॉय, क्योंकि एटम खुद से ना बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में भी एटम ना बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए देयरफॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज रिटन एज, इसीलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो रिएक्शन था वो बैलेंस करके इस तरह से कुछ लिखा जाता है H2 + Cl2, इसको बैलेंस करके लिखा गया 2HCl। So the balanced chemical reactions is the one in which the number of atoms of each element on the reactant side is equal to the number of atoms of that element on the product side। So the balanced chemical reaction से ही हुआ कि the number of reactant side, जो एटम होता है रिएक्टेंट साइड में वो हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड में। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, जो कि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ए केमिकल इक्वेशंस इज बैलेंस्ड बाय फॉलोइंग स्टेप। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को बर्न करना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जैसे कि मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो द वर्ड इक्वेशन कैसे बनेगा, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और द फॉर्मूला फॉर द रिएक्टेंट आर Mg एंड O2। मैग्नीशियम के Mg लिया गया, ऑक्सीजन को O2 लिया गया। सो द फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट इज बनेगा, प्रोडक्ट साइड क्या बनेगा MgO, मतलब स्क्लिंटन इक्वेशन क्या बनेगा Mg + O2 इज इक्वल टू MgO। पर ये प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं हुआ, इसको अब बैलेंस करेंगे। स्टेप फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशंस, अब हम लोग पढ़ेंगे कि 1 बाय 1 स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे स्क्लिंटन को बैलेंस किया जाता है, स्क्लिंटन इक्वेशंस को अब हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। स्टेप नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन आइदर साइड। हर एक एलिमेंट को काउंट करेंगे दोनों साइड का। इट इज़ कन्वेंशन टू स्टार्ट बैलेंसिंग टू द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उसको पहले काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, तो मैग्नीशियम में आप देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, 2 ऑक्सीजन का 2 एटम्स है।
सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है, तो ये अनबैलेंस है। अभी इसको बैलेंस कैसे किया गया है, देयरफॉर वी कैन सी दैट देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में। नंबर 2, मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट साइड बाय 2। अब प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस करके दिखाया गया, मैग्नीशियम का 1 ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पे 2 से इंटू किया तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे अगर 2 से इंटू करेंगे इधर नहीं, तो ये मैग्नीशियम, तो यहाँ पे 2 MgO2 हो गया। बट दिस मीन्स दैट देयर इज नाउ 1 एक्स्ट्रा एटम ऑफ मैग्नीशियम। अभी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एटम्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैग्नीशियम हो गया अभी प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट साइड में एक्स्ट्रा मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया पर एक्स्ट्रा मैग्नीशियम हो गया। अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, मल्टीप्लाई द मैग्नीशियम एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाय 2। अब मैग्नीशियम अब लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम का 2, ऑक्सीजन का 2। अब ये हो गया रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी हो गया मैग्नीशियम का 2 और ऑक्सीजन का 2। सो द इक्वेशंस कैसे बना, 2Mg + O2 = 2MgO। अब ये करेक्ट तरीके से बैलेंस हो गया। नोट, whenever number you are writing to balance the atoms of molecules, you are neither supposed to insert the number in the between the formula nor write as a subscript because it will change the formula। तो ये इसमें ये कहता है कि जो आप बैलेंस करते हैं तो उस टाइम नंबर को बीच में नहीं लिखना है और ना ही सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ये टोटली रॉन्ग हो जाता है, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 2, रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। सो हम लोग ये जानते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के वाटर प्रोड्यूस करता है। सो द वर्ड इक्वेशंस कैसे होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन = वाटर बन गया। सो फॉर्मूला फॉर द रिएक्टेंट आर H2 and O2। वेल फॉर द प्रोडक्ट द फॉर्मूला इज, रिएक्टेंट साइड होगा H2 and O2, पर द प्रोडक्ट साइड कैसे होगा, H2O। देयरफॉर द क्लिंटन इक्वेशंस कैसे बनेगा, H2 + O2 = H2O। तो ये अनबैलेंस्ड है अभी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन अदर साइड। तो दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है बट ऑक्सीजन 1 है। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन से कम है। स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट साइड बाय 2। द इक्वेशन नाउ बिकम, अब प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किए तो H2 + O2, अब 2 से इंटू किए तो 2H2 and O बन गया। नाउ वी हैव H2O2 रिएक्टेंट साइड में एंड H4 and O2 प्रोडक्ट साइड में। अभी भी ये अनबैलेंस्ड है, दैट मीन्स देयर आर 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो गया प्रोडक्ट साइड में। फिर से इसको बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाय 2। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी मतलब रिएक्टेंट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन को। अब क्या कितना रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। अब ये बैलेंस हो गया टोटल। तो द इक्वेशंस इज नाउ बैलेंस एंड द एंड कैन बी रिटन एज 2H2 + O2 = 2H2। अब ये अच्छे तरीके से बैलेंस हो गया। तो वाटर का इक्वेशंस इस तरह से कुछ बैलेंस किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3, रिएक्शंस ऑफ आयरन 2 विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको भी उसी तरह बैलेंस किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ये आप खुद से करके देखिए, ट्राई करके। और एग्जाम्पल नंबर 4 भी है एक, जिंक + सल्फ्यूरिक एसिड = जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन। ये भी आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगी बाद में। अब यहाँ पे है कुछ लिमिटेशंस ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस। कुछ लिमिटेशंस भी होता है केमिकल इक्वेशंस लिखते टाइम, जैसे कि फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल स्टेट भी लिखा जाता है
कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ये भी देखा जाता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशंस भी देखा जाता है। टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशंस फॉर द रिएक्शंस, कितना टाइम लेता है रिएक्शंस करने में। द रेट एट विच रिएक्शंस प्रोड्यूस, कितना रेट में रिएक्शंस प्रोसीड हो रहा है। हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शंस, कितना हीट चेंज हो रहा है ड्यूरिंग रिएक्शंस करते टाइम। वेदर हीट इज़ गिवन आउट और एब्जॉर्ब, और हीट ले रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। गिवन आउट, आइदर वो हीट दे रहा है या फिर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। द कंडीशन सच एज टेम्परेचर, और ये भी कंडीशन देखा जाता है, टेम्परेचर को भी, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा। कैटलिस्ट होता है कि वो रिएक्शंस को बढ़ा देता है, स्पीड कर देता है। विच अफेक्ट द रिएक्शन, जो रिएक्शंस को भी अफेक्ट करते हैं। द नेचर ऑफ द रिएक्शंस, रिएक्शंस का नेचर भी देखा जाता है, वेदर इट इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है। तो हाउ कैन ए केमिकल इक्वेशंस बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव, तो केमिकल इक्वेशंस को और भी इंफॉर्मेटिव कैसे बनाता है। तो नंबर 1 है द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट कैन बी इंडिकेटेड बाय पुटिंग एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हम लोग इंडिकेट करेंगे, सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल और गैस के लिए जी। एंड ए क्यू फॉर एक्वस स्टेट, और ए क्यू को इंडिकेट करेंगे एक्वस स्टेट के लिए। बिसाइड द सिंबल ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के साइड में। अब पॉइंट नंबर 2, इवोल्यूशंस और एब्जॉर्प्शंस ऑफ हीट ड्यूरिंग द रिएक्शंस कैन बी डिनोटेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग हीट टर्म ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो प्रोडक्ट साइड में अदर हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर इवोल्यूशंस हो रहा है, उसको भी इंडिकेट करेंगे, अदर उसका एडिंग साइन या सब्ट्रैक्टिंग साइन को डिनोट करके। टेम्परेचर, प्रेशर्स एंड कैटलिस्ट कैन बी इंडिकेटेड अबव द एरो, या फिर टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को भी इंडिकेट करेंगे एरो साइन से। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इंडिकेटेड बाय एडिंग द वर्ड डाइल्यूट एंड कॉन्क फॉर कॉन्सेंट्रेशंस। हम लोग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट को ऐड करेंगे, डाइल्यूट के लिए DIL यूज़ करेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड के लिए CON यूज़ करेंगे फॉर्मूला के पहले। बाय द साइन एरो, और ये भी एरो होता है एक प्रकार का जो कि रिवर्सिबल एरो है। इंफॉर्मेशंस अबाउट इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है और एक है ये रिवर्सिबल साइन है। रिएक्शंस कैन बी डिपिक्टेड, सो ये इरिवर्सिबल है, मतलब ये साइन लग जाने के बाद वो प्रोडक्ट और दोबारा चेंज नहीं होगा अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट फॉर्म में, और ये साइन का मतलब है कि वो प्रोडक्ट चेंज होगा अपना ओरिजिनल फॉर्म में। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये रिवर्सिबल है एमोनिया। इसका है N2 + 3H2O, इसको इंफॉर्मेटिव तरीके से लिखा गया है। टेम्परेचर भी दिया गया है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिखा गया है। NH3 गैस है तो गैस में लिखा गया है, प्लस इसमें हीट रिलीज हुआ तो इसको हीट भी लिखा गया है। फ्रॉम द अबव इक्वेशंस इट इज़ क्लियर, तो अबव इक्वेशंस में क्लियर हो गया दैट द रिएक्टेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड द प्रोडक्ट अमोनिया आर गैस। तो द रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, और जो प्रोडक्ट बना अमोनिया वो क्या है, वो गैस है। जो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और दोनों जो प्रोडक्ट बना वो भी गैस बना। यहाँ पे है द रिएक्शंस इज रिवर्सिबल, और रिएक्शंस क्या है, रिवर्सिबल से, रिवर्सिबल का ये सिंबल है। एंड एक्सोथर्मिक, और ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि वहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है। हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड, क्योंकि हीट दिया हुआ है प्रोडक्ट साइड में। द रिएक्शंस टुक प्लेस, टेम्परेचर भी दिया हुआ था 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर दिया हुआ और प्रेशर भी दिया हुआ बिटवीन 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इंडिकेट किया गया है। द कैटलिस्ट इज आयरन, कैटलिस्ट का जगह पे आयरन का यूज़ किया गया है। एंड मोलिब्डेनम एक्ट एज अ प्रोमोटर विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। सो आयरन एंड मोलिब्डेनम जो इंक्रीज करता है, ये दोनों कैटलिस्ट है जो इंक्रीज करता है रिएक्शंस को। सो अपवर्ड एरो इंडिकेट करता है गैस के लिए, एंड डाउनवर्ड एरो इंडिकेट करता है इंडिकेट दैट अ पार्टिसिपेट इज फॉर्म्ड। डाउनवर्ड एरो इंडिकेट करता है कि वो पार्टिसिपेट फॉर्म है, इनसॉल्यूट सॉलिड में फॉर्म है। एंड साइन डेल्टा का साइन इंडिकेट दैट द हीट इज इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब, तो डेल्टा साइन इंडिकेट करता है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या इन्वॉल्व हो रहा है।
डेल्टा विथ प्लस साइंस ऑन द प्रोडक्ट साइड मीन्स हीट इज इन्वॉल्व। अगर प्लस साइन और डेल्टा और प्लस साइन लगा रहेगा प्रोडक्ट साइड में तो मतलब हीट इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर माइनस साइन लगा रहेगा हीट इज़ एब्जॉर्ब। अगर यहाँ पे माइनस साइन लगा रहेगा तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिया NaCl प्लस AgNO3, ये भी NaCl एक्वस में है, AgNO3 भी एक्वस में है, और यहाँ पे वाइट पार्टिसिपेट है, वाइट पार्टिसिपेट AgCl वाइट पार्टिसिपेट है, प्लस NaNO3 ये भी एक्वस में है। सो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू फॉर टुडे।